सभी साथियों को नमस्कार। ज्योतिष विज्ञान के कार्यक्रम में मैं किशोर नाथ आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मार्च के महीने में कर्क राशि को नवग्रह क्या फल देने वाले हैं, आपके लिए 9 प्लैनेट जो हैं वो आपको अलग अलग प्रकार से क्या फल देंगे 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक, सारी बातें इस वीडियो में। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कर्क राशि वालों के लिए सबसे पहले बात करेंगे ग्रहों के राजा सूर्य की, जो आपके द्वितीय से हैं यानी कि 2nd हाउस के लॉर्ड हैं, और अभी 7th और 8th हाउस के लॉर्ड शनि के साथ वो रहेंगे अष्टम भाव में मार्च के महीने में। अब क्या होगा, शनि और सूर्य की युति बनेगी आपके अष्टम भाव में। शनि भी आपका मार्केश है और सूर्य भी आपका मार्केश है। मार्केश का मतलब होता है बुरा फल देने वाला। बुरा फल कब देगा, जब उसकी अपनी दशा आएगी। तो अगर आप लोगों में से किसी की भी अगर शनि या सूर्य की अंतर्दशा चल रही है तो आपको बहुत ही ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि शनि और सूर्य मिलकर के मार्केश होकर के अष्टम भाव में जाकर के आपके लिए नेगेटिव फल देने वाले हैं। सबसे पहले अटैक करते हैं वो शरीर पर, तो शारीरिक समस्या हो सकती है। बुरे कर्मों का फल देते हैं सूर्यदेव जब अष्टम में जाते हैं, तो किसी भी प्रकार का आपके साथ षड्यंत्र भी हो सकता है, किसी प्रकार की लड़ाई भी हो सकती है, ये सारी बातें हो सकती हैं। तो पहले से अगर आप सावधानी रखें तो किसी भी प्रकार के नेगेटिविटी से आप बच सकते हैं। सूर्य के लिए आपको सूर्य देव को अर्घ देना है, और शनिदेव चूंकि आपका मार्केश होकर के ही अष्टम भाव में है और सूर्य अपने शत्रु के साथ हैं, तो उनके लिए भी आपको शनि का जो बीज मंत्र है, जो तांत्रिक मंत्र है, वो और हनुमान जी की चालीसा करनी चाहिए। शनि और सूर्य अष्टम भाव में जाकर के आपके शत्रुओं की वृद्धि करते हैं, शत्रुओं से झगड़ा करवा सकते हैं, कोर्ट कचहरी भी करवा सकते हैं। तो आपको पहले से ही सावधान रहना है। सूर्य और शनि की जब युति बनती है तो पिता से भी दूरी होती है, पिता से वैमनस्य होता है, पिता से लड़ाई होने की संभावना होती है। ये सारी चीजें ज्योतिष में मूलतः मिल जाती हैं। तो ज्योतिष का काम क्या है, प्रिडिक्शन का काम क्या है। जब हमें पता चल गया कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो हम पहले से ही सावधान रहें। मुझे पता है कि मैं कर्क राशि का हूं, मेरा सूर्य और शनि की युति बन गई है अष्टम भाव में और दोनों ही मार्केश हैं, तो थोड़ा सा सावधानी रखें, थोड़ा सा ज्योतिषीय उपचार करें। दोनों चीज करने से नेगेटिव फलों से हम दूर हो सकते हैं और अच्छे फल उसी से हमें मिल भी सकते हैं। तो मार्च के महीने में अनावश्यक झगड़ा ना करें, क्योंकि मुकदमे में आप फंस सकते हैं, क्योंकि शनि सूर्य की युति अष्टम भाव में रहेगी। शरीर का विशेष ध्यान रखें, हनुमान जी की और सूर्य देव की आराधना करें। अब बात करते हैं मंगल देव की। मंगल आपके सबसे ज्यादा प्रबल बली राजयोग कारक हैं, ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि बहुत दिनों से वीडियो देख रहे हैं और मैं पूरी डिटेल से बतलाता हूं कि कोई चीज क्यों है नहीं है, सारी बातें। मंगल आपका 5th हाउस का भी लॉर्ड है, 10th हाउस का भी लॉर्ड है। दोनों का लॉर्ड होने की वजह से वो केंद्रेश भी है, त्रिकोणेश भी है, और बैठ गया है अभी कहां पे, मार्च के महीने में वो रहेंगे आपके 12th हाउस में। 12th हाउस जो होता है विदेश का होता है, व्यय का होता है। इसका मतलब ये हो गया कि पंचमेश द्वादश में, 10th हाउस का लॉर्ड द्वादश में, तो विदेश में भाग्योदय होगा, दूरी बढ़ेगी घर से, और एक चीज और, अनावश्यक खर्च भी होगा, क्योंकि खर्च के घर में बैठ गया है। तो मंगल आपको धन का व्यय करवाएंगे, घर से दूरी करवा सकते हैं, और चूंकि 12th हाउस जो होता है वो आंख का भी होता है, तो आंखों में भी कष्ट हो सकता है। और मंगल आपके सहोदर का भी कारक है, सहोदर का कारक व्यय भाव में जब बैठ जाएगा तो भाइयों से अनबन करवा सकता है। तो थोड़ी सी यहां भी सावधानी रखें। सर्कमस्टेंसेस ऐसे पैदा हो सकते हैं कि आपको भाइयों से आपका झगड़ा हो जाए, या दूरी हो जाए, या मतभेद हो जाए, तो ये समझ लेना कि मंगल करवा रहा है। मंगल की पूजा करना और अपने आप को मनाना कि नहीं, हमें ऐसा मेरे साथ नहीं होगा। और जब आप अपने पर कंट्रोल कर लेते हैं तो ग्रहों को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। और मंगल जो होता है, एक चीज और है कि मंगल ही, आपको पता भी होगा कि मांगलिक दोष होने से शादी में बाधा ही आती है। तो मंगल शादीशुदा जिंदगी को भी प्रभावित करता है। तो वो शादीशुदा जिंदगी को प्रभावित करने वाला मंगल जब 12th हाउस में चला जाए तो क्या करता है, मांगलिक दोष तो बनाएगा ही। अब मांगलिक दोष अगर बनाएगा तो पति पत्नी के बीच में वैमनस्य भी करवा सकता है। ये सारी बातें मैं डिटेल से बतलाता हूं, जो एग्जैक्ट चीज है वो बतलाता हूं। किसी भी प्रकार का ये नहीं कि केवल मैं आपको अच्छा ही बतलाऊं ताकि आपको अच्छा लगे। मैं आपको इसलिए बतलाता हूं कि अगर आपको पहले से पता चल गया तो ज्योतिष के नियम के मुताबिक आपको उसके ऊपर का जो कष्ट आएगा वो कम से कम आएगा। अब बात करते हैं बुध देव की। तो बुध अभी बहुत अच्छे पोजीशन में है, हालांकि नीच के हैं। मार्च के महीने में वो मीन राशि में रहेंगे, शुक्र के साथ रहेंगे। शुक्र और बुध लक्ष्मी नारायण का योग बनता है।
9th हाउस में बना हुआ है, राहु शुक्र युति है, शुक्र बुध है, यानी कि यहां पे आपको बुध बहुत ही तेजी से बड़ा फल देने वाले हैं। लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है, वो भी त्रिकोण में। तो त्रिकोण में जब कोई प्लेनेट जाता है तो वैसे भी अच्छा फल देता है। 9th हाउस जो होता है वो त्रिकोण का होता है। यहां पे आपको किसी न किसी प्रकार से अनावश्यक खर्च करवाएगा और अनएक्सपेक्टेड कोई आपका काम भी बनेगा, क्योंकि यहां पे राहु और शुक्र की भी युति है साथ में। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु तो आपके जाने वाले हैं 14 मई को 12th हाउस में। अभी वर्तमान में वो एकादश भाव में ही बैठे हुए हैं और बुध बहुत अच्छे पोजीशन में है। ये एक ऐसी स्थिति है गुरु की जो आपको बहुत तेजी से लाभ देने वाली है, यानी कि आप जो मेहनत कर रहे हैं उसमें आपको सफलता जरूर देंगे, धन मिलेगा, पद मिलेगा और प्रतिष्ठा मिलेगा, यानी कि 14 मई से पहले। क्योंकि 14 मई को जब वो द्वादश भाव में चले जाएंगे तो थोड़ा सा फल जो है वो कम तो जरूर हो जाएगा, क्योंकि गुरु जब 12th हाउस में जाते हैं तो उसका उतना शुभ फल नहीं रह जाता। 11th हाउस का जो गुरु होता है वो सर्व अरिष्ट शमन करता हो जाता है, जैसे लग्न भाव का होता है। लग्न का और 11th हाउस का गुरु बहुत शुभ फलदायी होता है, तो वो आपके साथ है। धन मिलेगी, प्रतिष्ठा मिलेगी, शत्रु भी पराजित हो जाएंगे। अगर आपके पीछे कोई शत्रु लगा हुआ है, किसी ने षड्यंत्र किया है, आपको कोई नीचा दिखाना चाहता है, वो उसकी आप छोड़ दीजिए, कुछ भी नहीं करना है, आपको अपने आप वो शत्रु पराजित हो जाएंगे। और एक चीज और होगी कि गुरु की दृष्टि कहां पे पड़ती है। गुरु की पंचम भाव में पड़ रही है और सप्तम भाव में पड़ती है। तो पंचम भाव में पड़ने से शादीशुदा लोगों के लिए घर में जो है वो पुत्र प्राप्ति का योग बन रहा है, और जिनकी शादी नहीं हुई तो शादी ठीक हो सकती है, ठीक है। और शादी से रिलेटेड जो भी अफेयर योग अच्छा हो सकता है, अफेयर आपका अच्छा हो सकता है, क्योंकि गुरु की दृष्टि सप्तम भाव में पड़ गई है। और शादी से संबंधित मांगलिक उत्सव भी आपके घर में मनाया जाएगा और वैभव विलास भी मिलेगा। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र उच्च होकर के 9th हाउस में बैठे हुए हैं, किसके साथ? बुध के साथ, राहु के साथ। इतना अच्छा संयोग, तीनों के तीनों प्लेनेट आपस में दोस्त, दुश्मन कोई नहीं। राहु और शुक्र की मित्रता, बुध और शुक्र की मित्रता, राहु और शुक्र की मित्रता, यानी कि तीनों आपस में एकदम से गहरी मित्रता है तीनों में, और तीनों के तीनों त्रिकोण में बैठे हुए हैं। तो यहां पर ये अच्छा फल ही देंगे। और शुक्र जो है वो कोई बड़ा लाभ देंगे, जिस चीज की आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी। कोई लंबी यात्रा भी करवा सकते हैं। अब बात करते हैं न्यायाधीश शनि की। शनि अभी आपके अष्टम भाव में है और उन्होंने आपके ऊपर अड़ैया लगाई हुई है। अड़ैया का सबसे ज्यादा कुप्रभाव उन्हीं लोगों को पड़ता है जिनका शनि या तो सिंह राशि का हो, मेष राशि का हो, वृश्चिक राशि का हो, या फिर नक्षत्र में मंगल के नक्षत्र में या सूर्य के नक्षत्र में हो, या फिर अस्त हो, तो उनको ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट आता है। तो आप अपनी कुंडली देखें कि मेरा शनि कहां पर स्थित है। अगर वो कहीं 1, 8, 5 नंबर में तो नहीं है, तो अगर है तो बहुत ज्यादा प्रभाव दिया होगा, बिजनेस को चौपट कर दिया होगा, नौकरी में बाधा दिया होगा, नौकरी जहां कर रहे होंगे वहां पे आपका बहुत समस्या दिया होगा। लेकिन यहां भी एक राहत की खबर है मित्रों, क्योंकि मार्च का महीना समाप्त होते के साथ ही 29-30 मार्च 2025 शनिदेव आपके 9th हाउस में चले जाएंगे, 8th हाउस से निकल के चले जाएंगे। और क्या होगा? शनिदेव की अड़ैया समाप्त हो जाएगी। लेकिन ये मत समझना कि शनिदेव बिल्कुल ही अच्छे हो गए हैं, क्योंकि शनिदेव बिल्कुल अच्छे तो होंगे जाके 11th हाउस में जाकर के। तो लगभग 5 साल अब आने वाला जो रहेगा 2030 तक सामान्य रहेगा। अगर किसी की शनि की अंतर्दशा चल रही है तो बहुत बड़ा लाभ भी होगा, लेकिन शनि आपको सामान्य शुभ फलदायी होंगे। बहुत जो बड़ा अचीवमेंट मिलेगा वो मिलेगा जब शनिदेव आपके 11th हाउस में चले जाएंगे लगभग 5 साल के बाद। और राहु बहुत अच्छा फल देने वाला है। खाली आपको अपने राहु और की जो दृष्टि पड़ती है ना वो 3रे हाउस पे, तो उससे आपको अपने पराक्रम में आपकी वृद्धि आएगी। और सहोदर या फिर भाई या बहन के साथ किसी भी प्रकार के क्लेश से बचना चाहिए आपको। तो ये सारी बातें पूरे 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक ये सारे एक एक करके ग्रहों का मैंने फल बतलाया। ये सारी बातें बिल्कुल मिलती हैं। जो वैदिक ज्योतिष है वो बिल्कुल सटीक होता है, क्योंकि केवल बर्थ डिटेल से ही सारी बातें जब निकल जाती है तो आपको भी लगेगा कि नहीं, ज्योतिष तो 100% सत्य है। और ज्योतिष के उपाय करने से भी बहुत तेजी से लाभ मिलता है, असंभव काम भी सिद्ध हो जाते हैं। तो अगर आप लोगों को भी कोई बड़ी परेशानी हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, फोन भी कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।